हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ अंतर पूछे जाते हैं कि इस सवाल में इसका क्या अंतर है। पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल और आने वाले सवाल जो 2024 में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ अंतर हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको आज लेके आई हूँ। ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत ही मोस्ट होते हैं, जो कि कई सवालों में पूछे गए हैं। कई प्रश्न इसके हम हल कर चुके हैं। तो आइए हम प्रश्न पे ध्यान देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में क्या अंतर है। तो हम भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर बताएंगे। ये मोस्ट है और ये पिछले कई सालों में पूछा गया सवाल है। तो पहला अंतर है इसका, यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है। और इसमें इसका पहला अंतर है कि यह त्रिसंलयन से बनने वाले भ्रूणपोष केंद्रक से बनता है। तो इसमें तो गुरु बीजाणु से बनता है और इसमें त्रिसंलयन से बनते हैं। अगला अंतर है, यह मादा युग्मक को आश्रय देता है और यह भ्रूण को विकास के समय, अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। तो ये आश्रय देता है और ये अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। तीसरा अंतर है हमारा, यह अगुणित होता है, जिसमें अगुणित में एन पाए जाते हैं, जो कि मादा में और भ्रूणकोश में होते हैं। और इस अंतर में हम लिखेंगे कि यह त्रिगुणित होता है, इसमें 3n पाए जाते हैं। अगला हमारा सवाल है, प्रभावी कारक तथा अप्रभावी कारक में अंतर बताइए। तो प्रभावी कारक क्या है और अप्रभावी, आइए देखते हैं। यह किसी भी स्थिति में अपना लक्षण प्रदान करता है और अप्रभावी जो है, यह प्रभावी कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता। इसका पहला अंतर है, यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है। मतलब ये प्रभावी जो कारक है वो हर पीढ़ी में प्रकट होते हैं। प्रभावी कारक जो है वो पीढ़ियों में प्रकट होता है और अप्रभावी कारक जो है ये सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होते। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि ये किसी भी मतलब कुछ पीढ़ियों में ही सिर्फ प्रकट होते हैं, सारे पीढ़ियों में नहीं प्रकट होते हैं। अगला है इसमें, ये एक पूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं। तो जो पूरी तरह से संपूर्ण एंजाइम है उसमें ही ये कोडित होते हैं। और ये जो है ये एक अपूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होता है। तो जो पूरी तरह से एंजाइम अपूर्ण है उसके लिए ही ये अप्रभावी कारक कोडित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है, डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। ये बहुत ही मोस्ट है क्योंकि ये कई साल बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है कि डीएनए आरएनए में अंतर लिखिए। तो आइए देखते हैं। इसका पहला अंतर है कि यह एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है और इसमें यह एक विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है। इसका होगा, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। जो डीएनए होती हैं उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए में जो है राइबोस शर्करा पाई जाती हैं और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती हैं। अगला है, इसमें थाइमीन क्षार उपस्थित होते हैं। जो डीएनए का कुंडलित होता है उसमें थाइमीन पाए जाते हैं और इसमें थाइमीन क्षार उपस्थित होते हैं। और आरएनए में इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होते हैं। तो इसमें यूरेसिल पाए जाते हैं और इसमें थाइमीन पाए जाते हैं। आगे है अंतर, यह केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो एक केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए जो होता है वह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो आरएनए हमारे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और जो डीएनए है वो हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला अंतर है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। द्विकुंडलित का मतलब होता है कि ये डबल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको कहते हैं द्विकुंडलित और इसे कहते हैं एकल कुंडलित। तो इसकी संरचना एकल सूत्री होती है, मतलब ये एक कुंडलित में होता है
और इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, मतलब ये दोनों ओर से अटैच होते हैं एक दूसरे में। अगला प्रश्न है हमारा, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। तो ये भी सवाल बहुत ही ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं इसके अंतर। सहज प्रतिरक्षा में होता है कि यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है और यह रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा होते हैं उसमें रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, और जो सहज प्रतिरक्षा होती है यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। अगला है, यह जन्म के समय से मौजूद होती हैं। जो सहज प्रतिरक्षा है वो जन्म से ही पाए जाते हैं, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है यह जन्म के बाद मौजूद होती है। तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो जन्म के बाद ही हमारे शरीर में आते हैं, और जन्म से पहले मौजूद होते हैं वो है सहज प्रतिरक्षा। अगला अंतर है इसका, यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। जो बाहरी कारक होते हैं वो सहज प्रतिरक्षा है, इसका कार्य ये है कि वो बाहरी कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, मतलब प्रोटेक्शन देती है। और इसमें है, यह शरीर में प्रवेश कर चुके रोगजनक कोशिकाओं को एंटीबॉडीज़ द्वारा सामना करती है। तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है तो हमारे शरीर में जितने भी रोगजनक कीटाणु कोशिकाएं होती हैं उससे एंटीबॉडी से सामना करता है। अगला अंतर है हमारा कि स्मृति कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें जो कोशिका होती है वो स्मृति के आकार की, मतलब स्मृति जैसी कोशिका नहीं होती है, और उपार्जित प्रतिरक्षा में स्मृति जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला सवाल है, सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि ये सवाल कई वर्ष पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें अंतर देखते हैं। इसमें स्वयं शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं। तो जो संक्रमित कोशिकाएं हो जाती हैं, जो संकरण के संपर्क में आ जाती हैं, वो स्वयं ही शरीर की कोशिकाओं से अपनी प्रतिरक्षा एंटीबॉडी से उत्पन्न करता है। तो इसमें हम लिख देंगे कि इसमें स्वयं शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। और इसमें हम लिखेंगे कि इसमें अन्य शरीर में विकसित एंटीबॉडी को किसी अन्य शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो जो इसकी एंटीबॉडी होती हैं वो हम किसी और के शरीर में प्रवेश करा सकते हैं। इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। सक्रिय प्रतिरक्षा जो है इसमें वक्त लगता है एंटीबॉडी बनाने में, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है इसमें तुरंत क्रियाशील होती हैं। तो यह तुरंत क्रियाशील है। इसका अंतर देखेंगे, इसमें पूरे जीवन कार्य करती है, मतलब यह सक्रिय प्रतिरक्षा जो है वो पूरे जीवन कार्य करती है। और इसमें हम लिखेंगे कि इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही रहता है। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो पूरे जीवन काल रहता है। यह हानि रहित है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो है वह हमें हानि पहुंचाएगा, लेकिन इसमें खतरे की संभावना होती है। तो इसमें तो हानि पहुंचा रहा है, लेकिन इसमें हमें खतरे की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर में अंतर बताइए। ये भी पूछे गए सवाल हैं। तो यह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है। तो जो सुदम ट्यूमर है वह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहेगा, और जो दुर्दम ट्यूमर है वह एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है। इसमें देखेंगे, इसकी वृद्धि धीमी गति से होती है, लेकिन इसकी वृद्धि तीव्र गति से होती है। तो जो सुदम है वो धीमी गति से कार्य करता है वृद्धि के कार्य में, और दुर्दम ट्यूमर जो है यह तीव्र वृद्धि करता है। इसमें अगला है, इसमें मेटास्टेटिस नहीं होता है। तो जो सुदम ट्यूमर है उसमें मेटास्टेटिस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो दुर्दम ट्यूमर है इसमें मेटास्टेटिस होता है। इसका चौथा अंतर है, इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं। तो जो सुदम ट्यूमर है उसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं,
और इसमें कम जुड़ी होती हैं। तो जो दुर्दम ट्यूमर है उसमें कोशिकाएं कम जुड़ी रहती हैं। अगला सवाल है हमारा, स्वस्थानिक संचरण तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या अंतर है। तो जो ये स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय है, ये पिछले साल भी पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसे जरूर देखिएगा। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय में अंतर, इसमें पूरे परितंत्र का संरक्षण किया जाता है। तो इसमें जो पूरा परितंत्र है उस पूरे का हम संरक्षण करते हैं, और इसमें प्रजाति विशेष का संरक्षण किया जाता है। तो इसमें जो होता है ये प्रजाति विशेष का संरक्षण होता है। यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है, और इसमें यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु नहीं है। तो मतलब इसमें सर्वोत्तम विधि आती है और इसमें प्रजातियों का संरक्षण नहीं होता है। इसका तीसरा अंतर है, इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। जो स्वस्थानीय है उसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, लेकिन जो बाह्य स्थानीय है उसमें कम स्थान की आवश्यकता होती है। अगला अंतर है इसका कि इसमें एक जीव से संबंधित अन्य जीव भी संरक्षित रहते हैं। तो जो स्वस्थानीय है उसमें एक जीव नहीं बल्कि कई जीव संबंधित रहते हैं, और जो बाह्य स्थानीय है इसमें केवल उसी प्रजाति का संरक्षण होता है जिस प्रजाति में वो होते हैं। अगला अंतर है हमारा, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट है, ये पिछले बार भी पूछा गया सवाल है। तो यह एक ही पौधों में पुष्प के बीच होता है। जो स्वपरागण है वो एक ही पौधों में पुष्पों के बीच पाए जाते हैं, लेकिन जो परपरागण है वो एक ही जाति के दो पौधों में पुष्पों के बीच पाए जाते हैं। लेकिन जाति तो एक ही रहेगा, लेकिन दो पौधों के पुष्पों के बीच में होते हैं, और इसमें जाति एक ही है लेकिन एक ही पौधों के पुष्पों में पाए जाते हैं। और इसमें देखिए, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। जो स्वपरागण है इसमें द्विलिंग होना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। इसमें एक लिंग भी होगा तो हो जाएगा, उसे परपरागण कहेंगे, लेकिन जो दो लिंगी होंगे उसे ही स्वपरागण कहेंगे। अगला हमारा है अंतर, इसमें परपरागण कम खर्च होते हैं। तो इसमें परपरागण की कम आवश्यकता होती है, और इसमें परागण की अधिक खर्च है। तो मतलब जो स्वपरागण है उसमें कम परागण की आवश्यकता होती है, मतलब खर्च होते हैं, और इसमें जो परागण है उसमें परपरागण है, इसका मतलब ये अधिक परागण की आवश्यकता होती है, इसमें खर्च होती है। अगला अंतर है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो ये है उसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो परपरागण है उसके लिए माध्यम चाहिए होगा, लेकिन जो स्वपरागण है उसके लिए हमें माध्यम नहीं चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि वायु, चमगादड़, जल। अब वायु भी किसी के संपर्क में आने से ही होगा, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती ही है। तो वैसे ही है कि जो स्वपरागण है उसमें एक ही पौधे में दो पुष्प पाए जाते हैं, एक ही पौधों में पुष्पों के बीच होता है, लेकिन इसमें दो पौधे होते हैं और पुष्पों के बीच में होता है। ये द्विलिंगी है और ये इसमें द्विलिंगी की आवश्यकता है, लेकिन इसमें द्विलिंगी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें कम खर्च है तो इसमें अधिक खर्च है। तो यही स्वपरागण और परपरागण का अंतर है। हमारा 9वां अंतर है कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या अंतर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं और इसे ज़रूरी बताया गया है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसका हम अंतर देखते हैं। लैमार्कवाद और डार्विनवाद का अंतर, यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। तो ये जो उपार्जित लक्षण है उस पर ही इसकी वंशागति आधारित है, मतलब चलती है, लेकिन यह प्राकृतिक चयन पर आधारित है। ये प्राकृतिक चयन पर आधारित होता है, मतलब प्राकृतिक के अनुसार डार्विनवाद आधारित है या फिर कार्य करते हैं। इसका दूसरा अंतर है, यह अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग पर आधारित है। तो ये जो अंग हैं वो अनुप्रयोग पर आधारित हैं।
और इसमें अंतर है कि यह वंशागतिकी पर आधारित है। तो ये वंश की गति पर आधारित होता है और यह अंगों के अनुप्रयोग पर आधारित है। यह अस्तित्व के लिए संघर्ष में नहीं मानता है। तो इसका जो अस्तित्व है वो संघर्ष पर नहीं चलता है और यह संघर्ष को मानता है। इनके अनुसार जिराफ को भोजन के लिए अगली टांग व गर्दन को ऊंचा करना पड़ा, जिससे वह लंबे हो गए। तो इसमें जो है इसके अनुसार जिराफ जो भोजन के लिए अगली टांग व गर्दन को ऊंचा करता है उसे लंबा होना पड़ता है, इस वजह से, जो कि लैमार्कवाद का ये सिद्धांत कहता है। और डार्विनवाद जो है इसके अनुसार जिराफ की भिन्न भिन्न प्रजातियां थी। तो जो डार्विनवाद के सिद्धांत में हम जाएंगे उसमें जिराफ की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन इसके अनुसार जो है भोजन के लिए यह अगली टांग व गर्दन को ऊंचा करके ही अपना भोजन ले सकता है। हम अगला अंतर देखते हैं। कृषि तथा मानव में अंतर लिखिए। तो इसका क्या अंतर है, आइए देखते हैं। ये प्रमुख रूप से वृक्षाशयी होते हैं। तो ये जो प्रमुख रूप से हैं वो वृक्षाशयी हैं, लेकिन ये स्थलीय होते हैं, मानव में स्थलीय होते हैं। इनका चेहरा आगे की ओर निकला होता है, जो कृषि के रूप में होते हैं, और इनका चेहरा सीधा होता है। तीसरा अंतर है, मादा में स्तन उभरे नहीं होते और इसमें जो होता है मादा में स्तन उभरे होते हैं। तो कृषि और मानव में यही अंतर हो पाए जाते हैं। इसका अगला अंतर है, शिशु व बाल्य अवस्था अवधि छोटी होती है। इसमें शिशु की अवधि जो होती है बाल्य अवस्था में बहुत छोटी पाई जाती है, लेकिन जो मानव में होती है वो शिशु एवं बाल्य अवस्था की अवधि लंबी होती है। तो कृषि और मानव में यही अंतर है। तो इन सारे अंतरों को अच्छे से आप देख लीजिएगा और इसे पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ये 3 नंबर वाले प्रश्न हैं और ये हर साल पूछे गए ही प्रश्न हैं। इसमें पूरे 3 नंबर आपको मिलते हैं, लेकिन जो अंतर होता है वो कई प्रकार के अंतर पूछे जाते हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछे गए हैं वही मैं आपको बहुत ही ईजी वर्ड में बताई हूँ। तो समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।